Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and I welcome you all at my lecture number 13 of the topic Solution Chemistry Chapter number 2. तो आइए आज हम पढ़ने हैं दोस्तों, अपना टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर. ओके, तो वांट ऑफ फैक्टर की शुरुआत हम करेंगे. आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी बच्चों? अभी तक हमने जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकाली हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं. और बेटा जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, वो चारों जो थी प्रॉपर्टीज वो कैसी थी? ऐसे मतलब वोलेटाइल सब्सटेंसेस, नॉन वोलेटाइल के लिए थे, जो आयनाइज नहीं होते थे, जो आयोनाइज नहीं होते थे. तो सवाल ये उठता है कि सर यदि हम कुछ ऐसे सॉल्यूट लें जैसे कि आयोनाइजेशन जिनका हो, एग्जाम्पल के लिए NaCl. तो NaCl बिफोर डिसोसिएशन तो Na होता है, NaCl होता है, एक कंप्लीट एंटिटी होता है कंबाइंड फॉर्म में. बट NaCl आफ्टर द डिसोसिएशन Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है. आफ्टर द डिसोसिएशन Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है. तो सवाल उठता है कि ऐसी चीजें, ऐसी स्पीशीज हैं जो खास तौर से डिसोसिएट होती हैं, आयोनाइज होती हैं, क्या उनके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे था, या बदल करके बिहेव करेगा? यकीनन बदल करके बिहेव करेगा, क्योंकि डिसोसिएशन जो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई बार ज़्यादा, और एसोसिएशन जो होता है कई बार क्या, हमेशा डिसोसिएशन ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जनरेट करता है, और जो एसोसिएशन होता है वो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट करता है. इस वजह से हमें यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो गया है कि यदि हम कोई ऐसे सॉल्यूट लेते हैं जिनका आयनाइजेशन होता है, तो क्या उनके लिए प्रोसेस है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. हम इसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर. इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई. ओके बच्चों, ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूं कि हमने इसके पहले फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सबसे पहले क्या पढ़ी थी? नंबर 1 थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो P नॉट A माइनस PA दैट इज अपॉन P नॉट A. ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. एंड यू नो दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या आया था? सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्वेंट को अपन A से डिनोट करते थे, सॉल्यूट को B से डिनोट कर देते. तो क्या लिखते थे इसको? हम इसको लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. याद है? NB क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ओके, एंड ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ये हुआ करता था. क्लियर है बच्चों? ठीक है. अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na प्लस NB. ओके, Na प्लस NB. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूट में बहुत कम होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये नियर अबाउट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? NB के. किसके अबाउट हो जाएगा? NB के. मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझो भाई, अगर आप बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? NB. उल्टा लिख गया मैं, सॉरी बच्चों, उल्टा लिख गया. B तो सॉल्यूट होता था ना, Na सॉल्वेंट के मोल्स. ओके, याद आया? तो यदि मैं इसको फिर से लिखना रहा हूं तो ये नियर अबाउट क्या बनता था बेटा? NB अपॉन Na. क्यों? क्योंकि Na प्लस NB को मैंने किस में लिख दिया? Na में. ये किसके लिए लिखा पर्टिकुलरली? मैंने लिखा है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो बनेगा मोल फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बनता है. ओके, और आप देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग आ रही है वेपर प्रेशर में, डायरेक्टली वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के पार्टिकल के क्या है? प्रोपोर्शनल है. क्या है वो? प्रोपोर्शनल है. NB के प्रोपोर्शनल है. यू कैन से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A is directly proportional to
NB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, और भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी हैं। मैंने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस करी, डेल्टा TB। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, याद करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता था, सॉल्व करने पर आता था KB टाइम्स ऑफ M। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB टाइम्स ऑफ M। M क्या था बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मैं लिखूंगा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देन सेकंड थर्ड पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज इक्वल्स टू KF फ्रीजिंग कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई M। तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी हमने, यहाँ भी मोलैलिटी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एंड फोर्थ जो लास्ट हमने पढ़ी थी, दैट इज इक्वल्स टू, फोर्थ पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ गया बच्चों, आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सॉल्यूट थे, ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिनका हमने क्या, आयोनाइजेशन नहीं लिया, समझ गया ना, जिनको आयोनाइज नहीं किया। सो वी कैन से ऑल सॉल्यूट वर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल, यूरिया लिया हमने, ग्लूकोज लिया है, सुगर केन लिया है। ओके, तो इस सिचुएशन में ये जितने भी फॉर्मूले हमने लगाए हैं, दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। ये जो जितनी भी सिचुएशंस हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर कहीं पर भी एसोसिएशन का केस नहीं आया है, कहीं पर डिसोसिएशन का केस नहीं आया है। बट अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले केस डील करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करिए बच्चों, चलिए इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ELECTROLYTES, इलेक्ट्रोलाइट्स। LYTES, इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए बेटा, NaCl जब डिसॉल्व होता है, NaCl जब डिसोसिएट होता है, डिसॉल्व नहीं, जब डिसोसिएट होता है, ओके, तो ये क्या देता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस। जब मैंने सिंगल एरो बनाया है, इसका मतलब ये मान रहा हूं मैं बेटा कि 100% डिसोसिएट हो गया। कितने परसेंट, अगर 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा दोनों तरफ, क्योंकि कुछ वापस बनता है, कुछ आगे चलता है, कुछ पीछे चलता है। इधर आयनाइजेशन होता है, उधर वो कंबाइन हो जाते हैं, समझ गए ना। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ 100% डिसोसिएशन हो गया है ना, इस तरीके से। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, डिसोसिएट, डिसोसिएशन हुआ है बेटा, इसका कितना हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया है। ओके, ठीक है। अब बेटा ये बताइए, यहाँ पर स्टार्ट में इसके कितने मोल थे, 1 मोल। किसके मोल थे, 1 मोल। जब ये ब्रेक हो गया 100%, तो Na प्लस आयन के भी 1 मोल बन गए, और Cl1 माइनस A भी कितने मोल बन गए बेटा, 1 मोल। क्लियर हुआ, मतलब पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकल रही थी वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल के हिसाब से निकल रही थी। अब जो निकलेगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने मोल के हिसाब से निकलेगी, 2 मोल्स, क्योंकि पार्टिकल भले टूट गए, उसे क्वालिटी से मतलब नहीं, उसे क्वांटिटी से मतलब है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, समझ गए ना। अब ये भी तो सॉल्यूट के ही थे, टूट गए ना, तो ज्यादा हो गए टूट करके, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे 2 मोल हो गए हैं। अगर आप मतलब यहाँ पे टोटल यदि काउंट किया जाए तो कितने हो गए यार, 2 मोल्स। यस, अब हम 2 बातें करते हैं बेटा। हमने एक्सपेरिमेंट किया था जब सोल्यूशन में 1 मोल था। एक्सपेरिमेंट 1 किया, NaCl को 1 मोल लेकर के हमने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया। सर ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेरिमेंट बेटा, कैलकुलेटिव वैल्यू जो आई NaCl के 1 मोल को लेकर के, सपोज मान लो 3 atm आ गया, मान लो, कोई जरूरी नहीं आ जाए, मान लिया 3 atm आया। फिर एक्सपेरिमेंट 2 मैंने किया,
इस साइड को देख करके मैंने एक्सपेरिमेंट 2 किया, समझ गए ना। यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट 1 में कैलकुलेट किया और फिर मैंने इस तरफ जाके एक्सपेरिमेंट किया, इसको ऑब्जर्व किया, है ना, ऑब्जर्व किया। तो मैंने पाया कि अरे यार ये कैलकुलेटिव वैल्यू थी 3 ATM NaCl को 1 मोल लेकर के। और जब मैंने रियली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली, तो कितना आ गया बेटा 6 ATM। मतलब यार ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लग रही है अपन को 3, मगर वास्तविक में कितनी है 6 है। ये ऑब्जर्व्ड है, समझ गए ना, पाई गई। हमें लग रहा था 3 ATM होगी, मगर कितनी निकल गई 6 ATM। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे केसेस हैं कि जिस समय आपका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वाली, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, समझ गए ना। किस केसेस में, आयनाइजेशन के केसेस में यदि होता है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सच केसेस ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे केसेस में जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इस वजह से ये जो नया वैल्यू आई है, जो ऑब्जर्व्ड आई है, वो चेंज हो गया है। मतलब डिसोसिएशन होने के बाद कुछ और जुड़ा है, तभी तो बढ़ गया ना 6 ATM प्रेशर हो गया। मतलब ये अच्छा हुआ कितना, देखो जस्ट मैंने समझाने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे भाई, 1 मोल का 2 मोल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 3 ATM का कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया, समझ गया ना, जस्ट डबल। तो क्या कह सकते हैं, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इस वजह से ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, अब ये तो कर ली अपन ने डिसोसिएशन की बात, डिसोसिएशन से थोड़ी फीलिंग आ गई। अब बेटा हम एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। अभी तो ये टूटा था, अब अपन जोड़ने की बात करते हैं कि जुड़ेगा कैसे। देखिए अब अपन जोड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एसोसिएशन। एसोसिएशन में पहले नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे। सर ये आप क्या कह रहे हो, पहले ज्यादा थे अब कम हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे सर? ऐसा तो हमने कभी ना सुना। देखिए एसोसिएशन में जैसे आपके पास है एक पार्ट है ए के 1 मोल और बी के भी कितने बेटा 1 मोल। जब ये अटैच हो गए, दोनों एसोसिएट हो गए, तो क्या बन गया बेटा ए बी, एक कंप्लीट यूनिट बन गई। अब ये कितने हैं बेटा, फिर से 1 मोल। तो स्टार्ट में देखा जाए तो टोटल कितने थे बेटा 2 मोल, और बाद में कंप्लीट एसोसिएशन के बाद कितने हो गए 1 मोल। अभी मैं कंप्लीट एसोसिएशन का केस लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो मुझे आपको डिसोसिएशन फैक्टर पढ़ाना पड़ेगा, अभी आएगा थोड़ी देर में, अभी कंप्लीट लेके चलो। तो 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा रही होगी, और यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रही होगी क्या रही होगी, कम रही होगी। तो आपने तो ये लेके निकाला, आपको तो ये पता था, आपने ये निकल के निकाला, तो आपकी जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, और फाइनली आपने ऑब्जर्व करी यहां से, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा बताओ कौन सा ज्यादा होगा, कैलकुलेटेड ज्यादा होगा कि ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, इस बार कैलकुलेटेड ज्यादा होगा और ऑब्जर्व्ड कम होगा। कुल मिलाकर के दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, समझ में आ गया ना। सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो अब हमें कौन कंट्रोल करेगा आखिर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, एग्जैक्टली जो वैल्यू है हमें कौन देगा, हम कैसे जानेंगे? नहीं वो तो देगा, बट कितने से चेंज हुआ, सॉल्यूट पार्टिकल्स तो देगा, बट कितने से चेंज हुआ, कितने से चेंज होगा, 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी, कितनी कम हुई, कितने गुना कम हुई, कितने गुना ज्यादा हुई। यहां पर क्या हो गई बेटा, जस्ट हाफ,
भाई 2 मोल थे, 1 मोल हो गए। तो यदि मान लो यहाँ पर आ रहा था कैलकुलेटेड कॉपर, यदि मान लो प्रेशर पाई अपना मान लेते पाई, यदि मान लो एस्मोटिक प्रेशर आ रहा था 3 atm इस जोन का, तो यहाँ का क्या आएगा 3/2। क्यों? क्योंकि 2 मोल का 1 मोल, तो 1 का आधा। जब 2 पे 1 मिलता तो 1 पे आधा, तो प्रेशर कितना मिलेगा बेटा 3/2 atm, यानी 1.5 atm मिलेगा ना, कैलकुलेटेड प्रेशर मिलेगा। तो अपन को कोई ऐसा फैक्टर चाहिए है जो इस सबको एडजस्ट कर सके, इसको अपन बोलते हैं वान हाफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वान हाफ फैक्टर। तो बेटा अब सबसे पहले जान लो कि इलेक्ट्रोलाइट्स अपन कौन कौन से यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो मेनली अपन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स के यूज करेंगे बेटा कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, NaCl एंड बेंजोइक एसिड। लिख लो बेटा कुछ एग्जांपल। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दूसरा और कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, NaCl तो करेंगे ही, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड Al2SO4 होल थ्राइस, बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH। तो ये मेनली अपन ये वाले थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य, जिनको बैटरी के अंदर डाल के आयन प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। चलो अब डिफाइन करते हैं वान हाफ फैक्टर। तो लिखो बेटा डेफिनेशन वान हाफ फैक्टर की, VANT HOFF फैक्टर, वान हाफ फैक्टर। I क्या होता है बेटा? I एक्चुअली बताता है कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो सिंपली मीनिंग कितने गुना पार्टिकल बढ़े या घटे। अब कैसे निकालोगे? डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स की संख्या, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर द डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखो बेटा, फॉर्मूला लिखो, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ moles of solute particle after dissociation, moles of solute particle after, या तो डिसोसिएशन ले लो या एसोसिएशन ले लो, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ moles of solute particle before या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, मतलब बाद वाले मोल्स और पहले वाले मोल्स का रेशियो। समझ में आ गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस फॉर्मूले को अपन को लगाना है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। ठीक है बेटा, इसको I से डिनोट करते हैं। चलो आ जाओ कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा डिसोसिएशन का। ले लो डिसोसिएशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डिसोसिएशन मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मेरी आदत नहीं है लिखने की, आप लोग लिखते हैं ना डिसोसिएशन। ओके, तो डिसोसिएशन में अपन इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं बेटा, पहले लेते हैं NaCl। कितना मानते हैं बेटा? मान लो 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, 100%, मतलब पूरे आयन में टूट गया। अभी अपन 100% लेके चलेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो कैसे किस फेज में होता है बेटा? एक्वस फेज में होता है। तो Na+ के एक्वस आयन बनेंगे और Cl- के एक्वस आयन बनेंगे। ओके, तो क्या होगा? बॉन्ड ऑफ फैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, एक मोल इसके कितना? 2, और बिफोर कितने थे बेटा? 1। सो आंसर सिंपली कितना आ गया बेटा? 2 बन जाएगा ना। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट देख लो, और अभी सब 100% वाले बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। देखो नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रेक कर दे बेटा। मान लिया 100% डिसोसिएशन हो रहा है। 100% डिसोसिएशन में मैग्नीशियम के
+2 एंड 2Cl माइनस। चलो I इक्वल टू बेटा कितने पार्टिकल है, 1 मोल इसके 2 मोल इसके, टोटल 3 मोल और अपॉन 1। देखो बेटा वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया 3, वांट ऑफ फैक्टर 3। ठीक है, आज की क्लास बहुत बड़ी जाने वाली है, जूस वूस पी के बैठो, खाना वाना तो खाए नहीं होगे, सुबह से क्लास है करके आओ नाश्ता, तो फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट, MgCl2 हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस। चलो भाई 100% डिसोसिएशन कर दो, तो 2 एल्यूमिनियम के प्लस और 3 सल्फेट के -2 आयन बनते हैं। बेटा देखो टोटल यहाँ पे कितने 1 मोल 1 थे, यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए 5। तो वांट ऑफ फैक्टर 100% डिसोसिएशन के लिए 5/1 = 5। ठीक है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लो बेटा, K4 कॉपर फेरोसाइनेट FeCN6 कॉपर फेरोसाइनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। जब भी ये टूटता है तो 4 पोटेशियम के प्लस आयन निकलते हैं और 1 फेरोसाइनेट आयन अलग से निकलता है -4। तो बेटा I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 पार्टिकल, ये 4 मोल इसके और 1 मोल इसके, बोलो कितना हो गया 5। 5/1 आंसर नोट करो बेटा 6 हो 5 सॉरी, कितने बनेंगे 5। ठीक है, अब एक टर्म आपने 11th क्लास में पढ़ के आया होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसे बोलते थे अपन अल्फा, समझ गए ना, है ना, यस, इसे बोलते थे अपन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर 100% डिसोसिएशन होता था, 100% डिसोसिएशन होता था, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आती थी 100/100। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पर 100 में कितने मोल्स डिसोसिएट हो पा रहे हैं। गिवन 100 मोल्स, आउट ऑफ गिवन 100 मोल्स कितने मोल्स, तो 100 में से 100 हो गए भाई, 100% मतलब 100 में से 100 हो गए। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आती थी 1, याद रखना अल्फा, समझ गए ना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन पढ़ के आए हैं। तो बेटा अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बट जरूरी नहीं है, इवन NaCl तक भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है, 80% डिसोसिएट होता है। तो ज्यादातर केसेस में आपको बताऊं, यदि आप मुझसे मतलब पूछें अलग से, तो NaCl का जो डिसोसिएशन होता है बेटा 80% होता है। तो NaCl का अल्फा जो आता है ना वो 80/100 दैट इज इक्वल टू 0.8 आता है। कितना आता है 0.8। यस, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। कौन, इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए ना। तो आइए देखते हैं, अभी तो मैंने देख लिया 100% डिसोसिएशन का केस, अब अपन देखेंगे जिनमें 100% डिसोसिएशन नहीं है, प्रैक्टिकल केसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो क्या कहा मैंने कि 100% डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कोई जरूरी नहीं कि आपको 100% डिसोसिएशन ही मिले, मिल जाए अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है। बट यदि 100% डिसोसिएशन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा I। क्या निकालना पड़ेगा I। बेटा 100% के लिए I निकालना तो बहुत इजी है, निकाल के मैंने बता दिया, डायरेक्टली उधर के मोल इधर के मोल डिवाइड कर लो, I आ जाएगा। बट यदि 100% डिसोसिएशन नहीं है तो आपको I निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमको। आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation. What is this? This is denoted by alpha. And what is the value of alpha? Alpha is equal to number of moles dissociated per mole of electrolyte. Number of moles dissociated per mole of electrolyte. बेटा इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के गिवन मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, समझ गए ना। इलेक्ट्रोलाइट के गिवन मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं। अगर दिए हैं 100 मोल्स और डिसोसिएट हुए हैं 1,
तो बोलने को तो 1% बोलेंगे, बट अल्फा की वैल्यू परसेंट में नहीं दी जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी 0.01। ब्रेक करोगे तो कितना, 1/100, 1/100 मतलब आउट ऑफ 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केवल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये कहलाता बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको मैंने गलती से डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया था। ओके, सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बेटा, चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। बेटा एक ले लो NaCl, अब कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं, इसलिए डबल हेडेड एरो लगेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया किसका, आगे और पीछे का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। Na+ और Cl- मेंटेन इक्विलिब्रियम, Na+ और Cl- मेंटेन इक्विलिब्रियम। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बेटा एट स्टार्ट t=0 पे मान लो इसके कितने मोल थे बेटा, 1, जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। ये दोनों तो बने ही ना थे, तब इनका जन्म ही ना हुआ था, तो इसके कितने मोल, 0, इसके भी कितने मोल, 0, ये तो पैदा ही ना हुए थे। अब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम में बेटा इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। NaCl के कितने मोल, तो बचे कितने बेटा, 1 - अल्फा। सोल्यूशन में इसके कितने प्रेजेंट रहेंगे, 1 - अल्फा। अच्छा, Na के कितने बनेंगे बेटा, अल्फा, और Cl के कितने बनेंगे, अल्फा। में भी आपको डाउट हो सकता है सर ये कैसे बने। बेटा जब डिसोसिएशन होता है तो 1 मोल NaCl के लिए 1 मोल Na बनता है और 1 मोल Cl बनता है। बाई स्टीशियोमेट्री अगर इसके अल्फा मोल डिसॉल्व होंगे, हटेंगे, तो इसके कितने बनेंगे, अल्फा, और इसके भी कितने बनेंगे, अल्फा। तो 1 - अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या बनेगा, अल्फा और अल्फा। ठीक है, आगे अब अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन को निकालना है वांट ऑफ फैक्टर I। तो I क्या था, I = नंबर ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, सोल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है ना, ये तो टूटने के बाद ये वाले हैं, बट ये भी तो कुछ बचा हुआ है, तो कितने हो गए, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बोलो यस कि नो। आफ्टर में आप ये क्यों सोच रहे हो कि यही बस बचेगा, ये नहीं बचा क्या कुछ, इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, तो ये भी तो बचा है, ये 0 थोड़ा ना हो गया। आप 1 - अल्फा को 0 कब लिखोगे, जब ये बचेगा ही नहीं, जैसे पिछले केसेस में कुछ बचता ही ना था, बट अभी तो बचा है ना 1 - अल्फा, थोड़ा कुछ तो बचा है। समझ गए, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उतना यूज हो गया, तो 1 में से इतना यूज हो गया, तो बचा कितना, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बिफोर कितना था भाई, बिफोर 1 + 0 + 0 कितना था, 1। बोलो यस और नो। तो कितना आ गया बेटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर कितना आया, 1 + अल्फा। तो I = कितना होगा बेटा, 1 + अल्फा। ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन सब के लिए यही इस्तेमाल करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब आप इसको यदि वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर हमें वेरीफाई करके बताओ, वेरिफिकेशन 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा = क्या होता था, बोलो 1। जरा 1 पुट करके देखो, I = 1 + 1, आंसर कितना आया, 2 आया कि नहीं आया। और अभी अपन ने 100% डिसोसिएशन में NaCl का कितना निकाला था, I 2, यानी सही है अपन, बिल्कुल सही है। अगला ले लो बेटा एग्जाम्पल, MgCl2 का ले लो, चलो रफ कर दो इसको, MgCl2 लिखो, MgCl2 को डिसोसिएट करते हैं अपन, मैग्नीशियम क्लोराइड को डिसोसिएट करेंगे, MgCl2, चलो डिसोसिएट करें, यस, Mg +2 + 2 टाइम्स ऑफ Cl - 1, ये हो गया भाई डिसोसिएट। स्टार्ट में t = 0 जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो इसके कितने मोल थे, 1 मोल, इसके कितने थे, 0, और इसके कितने थे, 0। बेटा इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल डिसोसिएट हो गए, 1 अल्फा मोल। बोलो, अगर आप इसके 1 मोल लेके चलो तो 1 में से कितने डिसोसिएट हो गए, अल्फा, तो इसके बचे कितने बेटा, 1 - अल्फा। इसके कितने बनेंगे बेटा, अरे बोलो, स्टीशियोमेट्री से अगर इसके अल्फा खत्म होते हैं तो जितने इसके 1 मोल पे देखो 1 मोल बनता था, तो अल्फा यूज हो गए, तो बने किसके कितने बने, इसके अल्फा, और इसके कितने बने बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, 2 अल्फा। तो अपन को वो निकालना है I, तो I = 1 - अल्फा, इसका बचा इस साइड, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन कितना, अल्फा से अल्फा कितना आ गया बेटा,
2 अल्फा प्लस 1, बस हो गया, क्लियर हुआ। अब याद करो 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी, 1। तो याद करो अल्फा की वैल्यू 1 रख कर देखो, अल्फा इक्वल टू 1 लेके देखने पर आई इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस 1 में पुट करो बच्चों, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, आई इक्वल टू कितना आया, 3 आया था कि नहीं आया था, आई की वैल्यू 3 निकाली थी ना, MgCl2 के कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू अपन ने 3 निकाली थी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, रफ कर रहा हूँ इसको बच्चों, नोट कर लो, छाप लो, चलो ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट K4FeCN6 कर दो डिजोल्व, 4K प्लस FeCN6 की पावर में -4। यस, चलिए स्टार्ट में इनिशियल t इक्वल टू 0 टाइम पे इसके 1 मोल, इसके 0, इसके 0, इक्विलिब्रियम पे ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया, इक्विलिब्रियम पे मान लो इसके अल्फा यूज हो गए, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा, इसके कितने बचेंगे बेटा 4 अल्फा, और इसके कितने 5 अल्फा। चलिए तो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई स्टार्ट में कितने थे 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन कितना 1, ये आ गया, यानी आई इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 1, याद आया, आई इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 1। यदि आपको वेरीफाई करना है तो याद करो अल्फा की वैल्यू 1 ले लो, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू कितना आएगा 5, याद है यही आया था, ठीक है ना, ये हो गया। अब बेटा एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला चलता है, आप उसको रट भी सकते हो, मगर मैं सलाह दूंगा काहे को रटना, मैंने तो आपको बढ़िया पूरी प्रोसेस बता दी है ना। एनसीईआरटी में डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला चलता है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है डिसोसिएशन के मामले में, वो देखो फॉर्मूला जो बुक में दिया गया, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपके पास n एटम है, an था an, और ब्रेक हो करके वो Na बनाते हैं, समझ गए ना, कोई स्पीसीज है A, उसके n मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 1 मोल है और 1 मोल में n कंबाइंड फॉर्म में है, और यहाँ जाके ब्रेक हो गया तो क्या बन गया Na, क्या बन गया Na। तो रूल के हिसाब से देखो, स्टार्ट में इसके कितने मोल्स 1, इसके कितने 0। अब यदि इसके 1 माइनस अल्फा, अल्फा यूज हो गए, तो इसके कितने बन गए बेटा n अल्फा बन गए, एक पे n बनते हैं है ना, n अल्फा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन कितना 1, क्लियर हुआ ना। सो I इज इक्वल टू हो गया, सो I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, I 1 इधर आ गया, I माइनस 1 इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, बेटा अल्फा कॉमन ले लो, क्या आ गया n माइनस 1, और यहाँ क्या I माइनस 1, समझ में आया। तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, आया समझ में, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं एडवाइस करूँगा, मैं तो कहूँगा कि भाई डायरेक्ट निकाल लो जब अपन को पता है, समझ गए ना, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा ना। 100% डिसोसिएशन के लिए हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 1, और 60% के लिए 0.6% भी आए तो फैक्टर में तोड़ लेना, यदि आप 60% तो इसको ब्रेक कर लेना, 60 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू कितना 0.6, क्लियर हुआ बन जाएगा ना। तो अल्फा यदि परसेंटेज में भी आए तो इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। तो आपने क्या फील किया, हमने फील किया कि इन डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, हमने हर बार देखा कि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल फाइनल साइड का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिख सकते हो। देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन observed colligative property is more than calculated colligative properties। जो calculated properties आएंगी
उनसे ज्यादा निकलेगी ऑब्जर्व्ड वाली। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट केस देख लिया अपन ने, अब पहला तो देख लिया, नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। केस ऑफ एसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन का देखा, डिसोसिएशन में देखा मैंने कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या रही थी, ज्यादा। ठीक है ना? आई देख लिया, अल्फा देख लिया, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। कुछ लोग बीटा बोलते हैं, अपन अल्फा ही बोले लेते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो हेडिंग डालो बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन। चलिए केस ऑफ फर्स्ट एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन बेटा यकीनन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। पहले अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, ग्रेटर देन 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आती थी, ज्यादा, क्योंकि आफ्टर नंबर ऑफ जो मोल्स बनते थे वो ज्यादा बनते थे। अब यहाँ पे आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अल्फा का फॉर्मूला बताया ना मैंने, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यस और नो? अब यहाँ पे अल्फा का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन and divided by number of moles present in solution before association। यही चलेगा ना? तो साफ बात है भाई कि एसोसिएशन के बाद तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो ही जाएंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आएगा तो वैल्यू 1 से क्या आएगी, लेस। मतलब एक बात तो पक्की है कि अल्फा 1 से कम है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन आता है बेटा। एसिटिक एसिड CH3COOH का जब आप बेंजीन मीडियम में एसोसिएशन कराते हैं, देखो CH3COOH का जब आप बेंजीन मीडियम में, बेंजीन सोल्यूशन में आप इसका एसोसिएशन कराते हैं तो ये 2 रहता है बेटा। कितने रहते हैं, 2 बेटा। इसका यदि 100% हम एसोसिएशन लेके चलें, यदि इसका हम 100% एसोसिएशन लेके चलें तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी बेटा? इसका देखना फॉर्मूला ऐसा बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये O ये H। यार थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, इधर बना रहा हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH हाइड्रोजन बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा, लिख गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई दोनों में, और ये कंपाउंड बने, ऐसे बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। 2 का मिक्स कंपाउंड वगैरह डाइमर। जैसे पॉलीमर होता है ना, पॉलीमर में जब 2 लोग मिलते हैं तो डाइमर, 3 में ट्राइमर, 4 में टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, सब मर जाएंगे, केमिस्ट्री जिंदा रहेगी। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं डाइमर, पॉलीमर का छोटा सा वैरायटी डाइमर। क्लियर हो गया? तो ये बेटा एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, ये एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। तो यदि 100% एसोसिएशन हुआ तो यदि मैं बात करूं कि सर आई की वैल्यू क्या होगी, देखो 100% का केस लेके चल रहा हूं अभी। तो आई बेटा बिफोर कितने, आफ्टर द डिसोसिएशन कितने हो गए भैया, 1 मोल। देखो 1 मोल ही तो बना ये डाइमर, एक भले एक यूनिट कंपाउंड है ना, एक ही तो है। और जुड़ने के पहले कितने थे, 2। आंसर आई इक्वल टू कितना आ गया, 0.5। क्लियर हो गया ना? सो आई इज इक्वल टू 1/2 कह लो या 0.5 कह लो। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आ रही है, कम आ रही है। क्लियर हो गया ना? बन जाएगा ना? तो यहाँ पे देखा आपने 100% एसोसिएशन यदि यहाँ पे हुआ है बेंजीन सोल्यूशन में, ओके, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो रही है। हियर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड बाई हाफ। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर से रिड्यूस हो जाती हैं, तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी प्रेशर होगा तो कितना हो जाएगा, आधा। देखा था अपन स्टार्ट में कि 3 ATM का हाफ 1.5 ATM निकल गया था। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो हाफ फैक्टर से क्या हो जाएंगी, रेड्यूस हो जाएंगी। डाइमराइजेशन हो गया तो 1/2 से 100% होने पे।
ट्राइमराइजेशन हो जाएगा तो 1/3 से, टेट्रामराइजेशन हो जाएगा तो 1/4 से, ऐसा चलता रहेगा। कर लोगे तो एक लाइन में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आएंगी बोलो, लेस आएंगी कि ग्रेटर आएंगी? सही बोले एकदम। आगे आ जाओ, क्वेश्चनिंग अभी ट्राइमराइजेशन देखते हैं। ट्राइमराइजेशन मतलब अभी दो हो गई थी, दो कंपाउंड, दो पार्ट मिल गए थे, ओके, 2 मोल मिलके 1 हो गए थे, अब 3 मोल मिलके 1 हो जाएंगे। तो एग्जांपल ले लो, 3A थे, 100% एसोसिएशन हो गया, सिंगल एरो लगा, सिंगल 100%, और बना लिया A3, और क्या बना लिया A3। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे I कितना होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। I इज इक्वल टू, कंफ्यूज मत हो जाना, I को अल्फा मत समझ लेना है, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। अब अल्फा अलग चीज है, अल्फा आयोनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है ना, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है। सो I इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/3। एक देखो टेट्रामराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, तो 4A कंबाइंड होके क्या बन गया बेटा A4, क्या बन गए A4, ठीक है ना। सो I इक्वल टू कितना आएगा बोलो बेटा 1/4, कोई दिक्कत? अब बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला अपन बना लेते हैं, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन थोड़ा देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अभी तो मैंने देखा आपको 100% एसोसिएशन दिखाया, अब प्रैक्टिकल केसेस में 100% कभी होता है कभी नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में नहीं होगा 100%, तभी तो अल्फा का फंडा आ रहा है, नहीं तो अल्फा की काम क्या था, समझ गए ना। तो लिखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, समझते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। जैसे पहले आता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो वो क्या कहता था कि सॉल्यूशन के गिवन मोल्स में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए हैं, समझ गया ना। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा दिया है, तो इसका मतलब अल्फा मोल्स आर एसोसिएट आउट ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, 1 मोल कह लो या पर मोल कह लो, सोल्यूशन के पर मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, समझ गए ना, क्लियर हुआ। पर मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, क्लियर हुआ ना। हाँ, परसेंट को अगर आप तोड़ दो तो जो आंसर आता है वो पर यूनिट आ जाता है। जैसे आपने कहा मुझे 10% मार्क्स मिले, समझ गए ना, 10% मार्क्स मिले, मतलब 100 में से 10 मिले, 100 में से 10 मिले, ये है परसेंट का मतलब। बट यदि इसको आप सॉल्व कर दो तो आपके जो मार्क्स है वो 1 में से आ जाएंगे, पर यूनिट आ जाएंगे, अगर इसको आप फैक्टर को तोड़ दो तो, समझ गए ना। जब तक परसेंट लिखा है 10 मतलब 100 में से है, और यदि आपने इसको तोड़ने की कोशिश करी, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/10। इसको क्या लिखोगे 0.1, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, समझ गए। मतलब क्या है यहाँ पे 1 में से आपको कितने मिले 0.1, 1 में से कितने मिले 0.1। तो यही बात यहाँ पे अल्फा बता रहा है कि गिवन 1 मोल अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो 1 मोल सॉल्यूशन में यदि आप, मैं बोलूँगा अल्फा 0.1 है, मतलब 0.1 मोल सॉल्यूशन एसोसिएट हो गया, समझ में आया। मैंने ये इसलिए बताया कि आप परसेंटेज में और इसके न्यूमेरिक वैल्यू में कंफ्यूज ना हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ। 0.1 मोल 1 में से एसोसिएट हो गया, तो लिखा हुआ है अल्फा मोल्स आर एसोसिएट आउट ऑफ 1 मोल, क्योंकि आप 1 मोल आपके अंदर फीलिंग आती है ना, बोले सर 1 मोल ही तो है, 1 मोल में से अल्फा कैसे हो जाएगा, अल्फा कहीं 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, क्यों होगा अल्फा 2, 4, 5, अल्फा होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, समझ गया ना। अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, क्लियर हुआ ना। कम ही डिसोसिएट होगा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, क्लियर हुआ। चलो, तो ये हो गया बेटा अल्फा निकालना अपन को। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सो अल्फा क्या था, अल्फा जो था डिग्री ऑफ एसोसिएशन मींस अल्फा मोल्स एसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। एक एग्जांपल ले लो बेटा, 2CH3COOH डाइमराइज करेगा,
मगर 100% नहीं। ये देखो मैंने लगा दिया इक्विलिब्रियम का साइन, ओके, मतलब प्रोसेस दोनों तरफ चल रही है और क्या बन गया CH3COOH। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पंच आएगा, हल्का सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक मिलेगा, स्टार पॉइंट लगा लो, क्योंकि आप यहीं पे गच्चा खाओगे, यहीं पे आपको कष्ट होगा थोड़ा सा। मैं बोलूंगा बेटा स्टार्ट में t=0 के टाइम में इसके कितने मोल थे? आप बोलोगे सर 2 मोल। क्या बोलोगे? 2 मोल। बोलोगे बेटा इसके कितने थे? बोलोगे 0 मोल। कितने मोल लेके चलोगे? 0 मोल। समझ गया ना? बट 2 मोल मत लेके चलो। इसका फॉर्मूला अपन को बनाने का तरीका है t=0 पे इसके कितने मोल लेके चलो? 1। कितने मोल लेके चलो? 1। और जब 1 था तो इसके कितने थे? 0। समझ गए ना? ये जो भरपाई 2 को 1 किया अपन इसकी भरपाई करने वाले हैं एट इक्विलिब्रियम। इसके 1 में से कितने मोल खर्च हो गए? अल्फा। बोलो यस। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर इसके कितने मोल बनेंगे? गलत, बिल्कुल गलत। यही तो भरपाई करनी थी। अरे बेटा जब इसके 2 थे स्टीशियोमेट्री, इसके 2 मोल पर, इसके जब 2 मोल टूटते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, तो 2 पर 1 बनता है, तो 1 पर कितना बनेगा? आधा। 1 पर कितना बनेगा? तो यदि इसके अल्फा मोल डिसॉल्व हुए, यदि अल्फा मोल इसके एसोसिएट हो गए, तो इसके कितने मोल बनेंगे? अल्फा/2। नहीं है समझ में? 2 का 1 बनता है तो अल्फा/2। तो ये जो अपन ने करा था ऊपर कांड, इसको अपन ने बैलेंस कर दिया ना। चलो अब निकाल लो वही आई मैं आई आजा I=, ओके, क्या 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, नहीं एसोसिएशन चल रहा है, अपॉन बिफोर कितना? 1, क्योंकि 1 2 है ना, ये वाला 1 + 0 + 0, इसको काट देना, कंफ्यूज जाओगे। हाँ 1, तो कितना आ गया आंसर? I=1 - अल्फा/2। बस आ गया 1 - अल्फा/2। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कंप्लीटली एसोसिएशन किया था, तो उसको वेरीफाई कर देते हैं। कंप्लीटली एसोसिएशन को, कंप्लीटली एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ना। I=1 - 1/2। आंसर कितना आया? 1/2 आया कि नहीं आया? आ गया? समझ में आया? तो ये वेरीफाई हो गया कि अपन ने गलत नहीं किया था कुछ भी, अपन ने सब कुछ सही किया था। चलो कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो एक ट्राइमर का एग्जांपल ले लेते हैं। डाइमराइजेशन तो हो गया, अभी देख लेते हैं ट्राइमराइजेशन। रफ कर रहा हूँ बेटा, इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे ट्राइमराइजेशन। आज का वेदर बहुत ह्यूमिडिटी है, मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। ऐसे वेदर में पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। वो तो सर हमें हर वेदर में आती है। ऐसी समस्याओं का हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइमर बनाएंगे। आइए ट्राइमर बनाते हैं। 3x मिलके बन गया x3। स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में इसके कितने थे? 1। कब शुरुआत कब सर? t=0। फिर इक्विलिब्रियम सेट हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम पे इसके खत्म हो गए कितने? अल्फा। तो बचे कितने बेटा? 1 - अल्फा। और इसके 3 पे 1 बनते थे, तो इसके कितने बनेंगे? अल्फा/3। ठीक है, तो चलो I=1 - अल्फा प्लस अल्फा/3 डिवाइड बाई 1। सर आप बार बार 1 क्यों लिखते हो? क्योंकि मुझे फीलिंग आती है। 1 - 3 अल्फा और प्लस अल्फा, यानी 1 - 2 अल्फा/3। ओके, सही कर रहा हूँ एलसीएम, नोट कर लो। I=1 - 2 अल्फा/3। तो बेटा अपन ऐसे निकाल सकते हैं किसी का भी। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी फार्मूला रटने को कहती है। आज जो एनसीईआरटी वाला फार्मूला देख लेते हैं। अगर आपको रटना, आप रटने के शौकीन हो, आप पोपट हो, पोपट यानी तोता, पैरट, मिट्ठू है ना, तो अगर आप मिट्ठू हो तो रटना चाहते हो, रटने वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो क्या है रटने वाला फार्मूला। एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ है कि Na
डिसोसिएट होके का बनाता भैया, AN। कर लो फिर। स्टार्ट में क्या कहते होंगे, कितने मोल होंगे इसके, 1, इसके कितने 0। इक्विलिब्रियम सेट हो गया, समझ गए, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल खसक लिए, अल्फा, तो ये बचे 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, अल्फा बाई N। बनेंगे ना बनेंगे, तो भैया बना लो फिर, तो बना लो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। तो बेटा इसको यहाँ ले आओ, I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन N। सही है, अल्फा कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन N। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कुछ पक्का गड़बड़ कर दी हमने, कुछ पक्का हमने गड़बड़ कर दी है। हाँ, गड़बड़ ये करी है कि यदि हम यहाँ लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। जी हाँ, तो यदि हम यहाँ से I माइनस 1 और यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले लें तो 1 अपॉन N माइनस 1 बचेगा। अब आया समझ में ना, 1 अपॉन N माइनस 1, देखो ना कॉमन लो, अल्फा 1 अपॉन N उसका माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, I माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन N माइनस 1। ये नोट कर लो भाई फॉर्मूला, अगर रटना चाहो तो। मैं तो रटा नहीं ना, मुझसे रटा जाता, मैं तो तुरंत का तुरंत वहीं पर निकाल लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सीख लिया हमने बच्चों, हमने सीख लिया कि सर I जो होती है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। समझ में आया ना? इतना करने के बाद हमें समझ में आ गया कि जो कैलकुलेटेड, एक्चुअली जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये रफ्त कर रहा हूं, अभी तक हमको समझ में क्या आया, हमने ये देखा कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I वो I गुना है किसका, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। बोलो है कि नहीं है? यही तो हो रहा है हर बार भाई, 3 गुना होना था तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार डिसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन हुआ तो 1/3 कर दो। बोलो I की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो I की वैल्यू निकालो बेटा, यहाँ से I को रोक लो, रुक ले। I क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? ये बन गया I का फॉर्मूला, ये बन गया I का फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो पहले इतना नोट करो फटाफट, फिर बताते हैं। तो मैं देखो क्या मैंने बता रहा था कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ऑब्जर्व्ड तो नई वाली है ना, तो नई वाली जो है वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद के पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड वाली। और जो कैलकुलेटेड थी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मोल्स बिफोर कर लो भैया, या तो डिसोसिएशन कर लो या तो एसोसिएशन कर लो। समझ में आया? इसीलिए तो ये लफड़ा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर में बढ़ गए, हाँ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, इसमें कम हो गए। समझ गए ना? तो इस मतलब इसमें रेशियो जो आएगा, इसकी वजह से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I ये जो जनरेट होगा, समझ गए ना, वांट ऑफ फैक्टर इसकी वजह से जनरेट होगा। समझ में आ गया? तो बेटा ये हमारा हुआ टॉपिक पूरा। अब आइए बात करते हैं जमीन पर। ऐसा जमीन पे ही तो खड़े हैं, जमीन पर मतलब फॉर्मूलेज वगैरह कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इस पर बात करते हैं। चलो आ जाओ, चलो इसको कैसे लगाएंगे। तो जितनी भी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कितने गुना हो जाएंगी, I गुना। यस और नो?
क्या सीखा हमने कि भैया जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है नई वाली, वो जितनी भी आपकी कैलकुलेटेड निकालते थे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा आई, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा आई। तो चलो अब नए नए फॉर्मूले अपन बना रहे हैं बेटा। पहला फॉर्मूला नया वाला कोलिगेट से मंजन करने के बाद, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, समझ गए ना, नई वाली आई, आई की एंट्री होने के बाद। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नई वाली क्या हो जाएगी भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। पहले क्या आता था बेटा, इट इज इक्वल टू एक्स बी, याद आया, इट इज इक्वल टू एक्स बी आता था। बी का मतलब क्या होता था, सोल्यूट, बी का मतलब सोल्यूट। बस नए में क्या करना है बेटा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, काय का, आई का, याद आया। तो जो नई प्रॉपर्टी बनकर के आएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आएगी, वो पहले क्या चल रहा था, एक्स सोल्यूट चल रहा था, बट डिसोसिएशन एसोसिएशन कोई भी पंगा हुआ है तो काय का मल्टीप्लाई करोगे, आई का, समझ गए। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था भैया, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या था बेटा, के एफ, सॉरी के बी आया था, क्यों बना रहे हो, के बी इंटू मोलैरिटी, नहीं मोलैलिटी। और अब एक चीज और आ जाएगी, क्या आएगा, आई, बोलो यस। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ एम इंटू कितना, आई। बेटा नया वाला नया वाला नया वाला ओस्मोटिक प्रेशर न्यू इक्वल टू एम आर टी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, आई। आ गया समझ में। तो ये चार नए फॉर्मूले लिख लो बेटा, समझ गए ना। तो एप्लीकेशन बेटा ये सब टाइप के सोल्यूशन में यूज होंगे, फॉर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर अभी तो आपने बोला था ये अपन पढ़ रहे हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन वालों के लिए, बगैर एसोसिएशन डिसोसिएशन वालों में इनको कैसे लगाओगे सर। कुछ नहीं बेटा, जिसमें बगैर एसोसिएशन बगैर डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। जितने बाद में, जितने पहले, 3 पहले 3 बाद में, न एसोसिएशन हुआ न डिसोसिएशन हुआ, अल्फा कितना हो गया, 1। तो बेटा सब में अल्फा की, ओए अल्फा बोले क्या, आई 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 कितना, 1, आई की वैल्यू 1, क्योंकि ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, तो आई की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू। पुराने फॉर्मूले दिख रहे हैं तो सारे पुराने फॉर्मूले बन जाएंगे। मतलब यदि लिख लो इसमें इस पॉइंट बना के, फॉर नो टूटिंग नो चिपकिंग, फॉर नो डिसोसिएशन, टूटिंग मतलब डिसोसिएशन, चिपिंग मतलब एसोसिएशन, फॉर नो टूटिंग नो चिपकिंग नो डिसोसिएशन एसोसिएशन, आई बराबर 1, नोट कर लो, आई इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ना। एग्जाम्पल, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये जितने थे ये इनमें टूटना चिपकना नहीं होता था। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गई थ्योरी, ठीक। अब करेंगे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब लगेगा मन और ज्यादा। आज का तापमान बढ़ता हुआ, बारिश आने की संभावनाएं तेज हैं, परंतु गर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जोरों की बारिश आए। चलिए, समाचार समाप्त हुए, पढ़ाई शुरू। क्वेश्चन, सर आप पूरा क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आप लिखो, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग, एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फाइंड करना है, कैपिटल टी का है भैया, क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल टी। एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बताया नहीं है, किसी गिवन टेम्परेचर के लिए, मतलब टी गिवन है और कह रहा है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। कौन कौन दे रखा भैया, 1 मोल
NaCl, दूसरा 1 मोल Na2SO4 और तीसरा 1 मोल का है Na2SO4 हो गया, 1 मोल Na2SO4 हो गया Al2SO4 होल थ्राइस। हाँ, Al2SO4 होल थ्राइस ये दिया गया है। आपको 3 सोल्यूशन दिए गए हैं। आपको बताना है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। समझ गए ना। तो भैया और एक चीज और दे रखी है कि इन सब का 100% डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, वही ना। चलो भाई अच्छी बात है बेटा। 100% डिसोसिएशन होता है तो आपको पता होगा इसमें क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-, याद आया। और इसके लिए I की वैल्यू क्या आती है बेटा, 2। I की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। इसके लिए I की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2 और 1 3, I = 3। याद आया, क्योंकि 2Na+ और SO4 -2। समझ गया ना। टूटने के बाद 3 मोल, टूटने के पहले 1 मोल। इसमें कितनी आती है बेटा, 5। I = 5। याद आया। चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू mRT। अरे सर ये तो पहले होता था, नया वाला I मल्टीप्लाई बाई कितना, I। अच्छा देखो बेटा, मोलरिटी तीनों की कांस्टेंट, 1 मोल, रेस के बाहर मोलरिटी गई। R भी कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है। मतलब पाई सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, I के। जिसका I सबसे ज्यादा उसका पाई सबसे ज्यादा। तो I सबसे ज्यादा किसका है बेटा, Al2SO4 होल थ्राइस। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो एल्यूमिनियम सल्फेट का सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, 3 वाले का, यानी कि उसके बाद जो पाई होगा वो होगा Na2SO4 का ज्यादा। और उसके बाद पाई जो होगा किसका ज्यादा होगा, Na। समझ में आया, लिख लो। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देना, मोलरिटी देख लेना, मोलरिटी सेम है, हाँ सेम है। टेम्परेचर सेम है, हाँ सेम है। आर तो सेम होता ही है। तो मोलरिटी टेम्परेचर इस पे तो सीधे सीधे रिलेशनशिप किस पे आ जाएगी, I पे आ जाएगी। ओके चलो, अभी तो कैलकुलेट करने को दिया नहीं, कैलकुलेट भी करने को दे सकता, अभी तो सीधे कंपेरिजन करवाया है ना। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, 1 मोल NaCl, 1 मोल यूरिया, 1 मोल NaCl, 1 मोल यूरिया एंड 1 मोल C6H5COOH एट सेम टेम्परेचर आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। हाँ, 1 मोल है NaCl, 1 मोलर NaCl, मोलर सोल्यूशन। दूसरा क्या है बेटा, 1 मोल यूरिया, यूरिया, ओके 1 मोल यूरिया। और तीसरा क्या है भाई, 1 मोल बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ये है। कैसा हो रहा भाई, टेम्परेचर सेम है। इनका कहना है अरेंज देम इन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करो। देखो यार, तुम्हें यहाँ पर किसी ने बताया नहीं कि कितना डिसोसिएशन या कितना एसोसिएशन हुआ है, तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। NaCl के लिए I बराबर कितना होता है बोलो, नहीं होता क्या। NaCl जनरली केसेस में I = 2। मतलब अब नहीं दिया ही नहीं है कितना हो रहा है एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो 100% मान के चलो, नहीं दिया होता तो बात अलग। I = 2 हो गया। यूरिया I = क्या होता है, अभी बताया था 1। बाहर ही है तो रेस के ही बाहर है, इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन होता ही ना। I = 1, C6H5, अरे सर 1/2। याद आया, बेंजोइक एसिड, ये तो भैया डाइमर बनता, डाइमर तो कितना हो गया, 1/2। समझ गए ना। हाँ अब चलो बेटा, पाई का फॉर्मूला, पाई = होता है mRT, और ये I आ गया। तो बेटा M सबके सेम, देखो 1 मोल, R सबके सेम, टेम्परेचर सबका सेम, किस पर डिपेंडेंसी, I पे। तो सबसे ज्यादा I किसका बेटा, NaCl का। तो पाई सबसे ज्यादा होगा NaCl का। उसके बाद किसका होगा बेटा, यूरिया का, देन पाई। उसके बाद किसका होगा बेटा, बेंजोइक एसिड C6H5
COOH। छाप लो छाप लो छाप लो, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन रफ कर रहा हूं ये। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, याद रखना क्वेश्चन जितने भी आएंगे सबको मोलैरिटी में ही लाना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि आप बाकी परसेंटेज देख करके आप बोल दो कि ये ज्यादा है वो ज्यादा है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूं आपको, उसमें समझ में आएगा आपको। लिखो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये। आपको मैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रहा हूं, वेट बाई वॉल्यूम। तो 1% वेट बाई वॉल्यूम में मैंने आपको दे दिया यूरिया, 1% वेट बाई वॉल्यूम में मैंने दे दिया आपको NaCl, और 1% आपको वेट बाई वॉल्यूम में दे दिया मैंने Na2SO4। अरेंज करना है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर, सेम टेम्परेचर पे है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, और आपको मैंने 1%, 1%, 1%, बट ये मोलैरिटी नहीं है, ये मैंने वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन दे रखी है, समझ गए ना। चलिए, तो बेटा यदि आपको याद होगा पाई का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी R इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई कितना I। तो बेटा यहाँ पे R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, बट दो चीजें बदल रही हैं, M और I, M और I बदल रही हैं। मतलब जो पूरा फंडा है, सीधी सीधी बात कही जाए, यानी पाई इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ M मल्टीप्लाइड बाई I। तो हमें पाई की जो डिपेंडेंसी है वो M और I के मल्टीप्लाई के साथ निकालनी है, तीनों के लिए निकाल लें। चलो सबसे पहले निकालते हैं बेटा यूरिया के लिए। यूरिया के लिए जो पाई की प्रोपोर्शनलिटी बनेगा, पाई यूरिया, पाई यूरिया प्रोपोर्शनल टू मास, सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चलो नंबर ऑफ सॉल्यूट, बेटा देख यूरिया कितना दिया, 1 ग्राम, 1%, बोलो यस। तो 1 ग्राम यूरिया, बेटा मैं आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बोलो यस, इनटू कितना I। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया। तो बेटा ये आ गया N यूरिया, पाई ऑफ यूरिया प्रोपोर्शनल टू बेटा N नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, 1 ग्राम, N की जगह मोलर मास, यूरिया का मोलर मास कितना होता है बेटा 60, मोलर मास कितना 60, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना बेटा 1% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 1/100 ग्राम पर मिलीलीटर, यही तो था। तो 100 मिलीलीटर डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर बदला, 1000 कहाँ बेटा नीचे आ गया, बोलो यस, मल्टीप्लाइड बाई I, NaCl, यूरिया का I कितना होता है 1 होता है ना। चलो काटा कूटी करो बेटा, कट 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 कट, बोलो यस और नो। 10 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल होके कितना बचेगा 1/6। तो बेटा पाई यूरिया इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 1/6, है ना। पाई प्रोपोर्शनल टू 1/6। अपन को कंपैरिजन करना है, इसलिए यूनिट यूनिट का चक्कर नहीं पालना। चलो ये पहला हो गया। दूसरा आप तो डायरेक्ट बताऊंगा बेटा मैं, दूसरा पाई NaCl, पाई NaCl प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। NaCl का वेट यार सोडियम का होता है 11, Na23, और क्लोरीन का 35.5, जोड़ दो 23 और 35.5, 58.5 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 58.5 डिवाइडेड बाई 1% 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई कितना NaCl के कितने निकलता बेटा I 2। याद आया नहीं आया, आ गया। तो पाई बेटा 0 0 से 0 0 कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा, ओके, सो यह आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 2 अपॉन 5.85। इसको सॉल्व करो बेटा, पाई प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा 1/6 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये जाएगा बेटा 2 अपॉन, बस काफ़ी है 5.85। इसको सॉल्व कर दो, 2 से काट दो तो 1/2, 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 14, यस। तो 1/2.92, हाँ 92 आएगा ना, 2 9 जा 18 तो पूरा कट गया ना, 1.92, यस। आया समझ में। नेक्स्ट बेटा देखो, पाई
Na2SO4 प्रोपोर्शनल टू मास 1 मोलर मास। Na2SO4 का मोलर मास बताओ भाई, 142 होता है, रट लो। कितना होता है? 142, 142। निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। वही Na2 के सारे Na के S के O के सबके जोड़ दो, 142। और क्या है सर? वो वॉल्यूम 100/1000 इंटू Na2SO4 का I कितना होता है? 2 मोल इसके 1 मोल इसका, कितने मोल बनते हैं? 3। याद आया कि नहीं आया? हाँ, सॉल्व करो। 0 0 पाई Na2SO4 प्रोपोर्शनल टू 3 बन जा 3, और ये 10 चला जाएगा इसके सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा 14.2। तो 3/14.2 बेटा काटो इसको, ठीक है ना? तो 7, 3 चौके 12, 4 पॉइंट समथिंग बाई Na2SO4 प्रोपोर्शनल टू 1/4 पॉइंट कितना आएगा? सॉल्व करो, 3 4 जा 12, ओके, एंड 0.7 समथिंग आएगा। ओके, अब देखो बेटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। सबसे छोटा किसका बेटा? इसका। बोलो यस और नो। तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसकी बारी आ रही है बेटा? इसकी। तो इसका होगा उसके बाद, तो थोड़ा सा उससे कम, और उससे कम किसका होगा बेटा? इसका। तो बेटा ऑर्डर लिख सकता हूँ मैं, लिख देता हूँ यहाँ लिख दूँ, हाँ यहीं लिख देता हूँ, या मिटा के लिख देता हूँ, चलो यहाँ मिटा के लिख देता हूँ। तो बेटा कितना आया? पाई सबसे कम किसका आ रहा है? इसका NaCl का। पाई NaCl सबसे बड़ा, बोलो यस। उसके बाद बड़ा कौन है? उससे छोटू ये है, पाई Na2SO4। और उसके बाद कौन है भाई? पाई यूरिया। नहीं है समझ में? नोट कर लो, नोट कर लो। क्लियर हुआ बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, रफ कर रहा हूं, है कंपैरिजन हो गया। ठीक है, चलो चलो अगले सवाल की ओर चलो। ओके, अभी तो अपन ने देखे 100% डिसोसिएशन वाले देख लिए सवाल, ठीक है ना? देखे ना, 100% वाले देख लिए। अब देखते हैं जिसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब अल्फा की एंट्री होगी। चलो अल्फा की एंट्री करेंगे। लिखो क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, क्वेश्चन है ए 2 मोलल NaCl सोल्यूशन, मतलब मोलैलिटी कितनी है भाई? 2। कौन है? NaCl है। ए 2 मोलल NaCl सोल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1.88 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB 1.88 केल्विन दिया हुआ। बच्चों क्वेश्चन आप लिखते जाना, मैं नहीं लिखता, मैं आलसी हूँ। ए 2 मोलल NaCl solution in water has elevation in boiling point is 1.88 Kelvin if Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। Kb तो पढ़ते ही हो ना, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया गया है। कैलकुलेट I, तो पहला काम क्या है बेटा? I कैलकुलेट करो। पहला काम आपको क्या कैलकुलेट करना है? I। कैलकुलेट I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl। तो I कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको अल्फा मिल जाएगा, समझ गए ना? I कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन कहाँ से उठेगा? यहाँ से, डेल्टा TB के फॉर्मूले से। तो ये तो डेटा थे सारे जो दिए गए थे। चलो, डेल्टा TB इक्वल टू क्या था बेटा? Kb टाइम्स मोलैलिटी टाइम्स ऑफ कितना? I, नया वाला है ना? डेल्टा TB इक्वल्स टू Kb इंटू M इंटू I, ठीक है। चलो, तो डेल्टा TB कितना दिया बेटा? 1.88। Kb कितना दिया बेटा? 0.52। मोलैलिटी कितनी दी है बेटा? 2।
मल्टीप्लाई बाई आई बेटा ले जाओ सॉल्व करने के लिए 1.88 डिवाइडेड बाई 0.52 मल्टीप्लाइड बाई कितना आई। बेटा सॉल्व करके आई निकालो कैलकुलेटर से, ठीक है ना। आई इक्वल टू आ गया बेटा 1.807, सॉल्व करो। आई इक्वल टू आ रहा है 1.807। तो इसको नॉर्मली अपन क्या ट्रीट कर सकते हैं, अपन इसको ले सकते हैं 1.8, लगभग आई इक्वल टू 1.8। बेटा आई 1 से बढ़ के आ रहा मतलब डिसोसिएशन हुआ है। आई 1 से बड़ा आ रहा ना, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा है ना। आई 1 से बड़ा मतलब डिसोसिएशन पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, है ना। चलिए अब अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन को निकालना है अल्फा। आई तो आ गया, अपन को अल्फा निकालना है, तो अल्फा की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अपन बोले थे अपन फार्मूले याद नहीं करेंगे, अपन तो सीधे खेलेंगे। NaCl था, टूट गया, क्या बन गया बेटा Na प्लस और Cl माइनस। चलिए स्टार्ट में T इक्वल टू 0 पे इसके थे 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके भी कितने थे बेटा 0। स्टार्ट में इस तरफ के कितने थे 0। फिर T इक्वल टू T पर इक्विलिब्रियम आने पे इसके 1 में से अल्फा खर्च हो गए और इसके अल्फा बन गए और इसके भी अल्फा बन गए, ठीक है ना। तो बेटा I इक्वल टू मैंने क्या बताया था, I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बेटा कैंसिल हो गया, बोलो हाँ। तो I इज इक्वल टू अपॉन 1 लिख दें, उसका कोई मतलब है नहीं बार बार, है ना। 1 क्योंकि स्टार्ट में तो 1 मोल ही, तो कितना आ गया बेटा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 को कोई मतलब नहीं है। सो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। बेटा I की वैल्यू कितनी है 1.8 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1.8 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0.8। देख लो अल्फा 0.8, समझ गए ना, 0.8 आ रहा ना। लगभग क्या सॉल्व करोगे क्या आएगा 80%, है ना 80%। यदि परसेंटेज में लिखना चाहो इसको तो क्या आएगा 0.8 को क्या बोलते हैं अपन 80%। तो मैंने बोला भी था शायद शुरू में कि लगभग जो NaCl होता है 80% के आसपास डिसोसिएट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही अपन को इसमें आई थिंक फाइंड करना था, ठीक है ना। यस, तो नोट करो बेटा, इसको नोट करो फटाफट। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कितना डिसोसिएशन हुआ बेटा, अल्फा कितना आया 0.8 और परसेंटेज में बात की जाए 80% है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 0.8 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेना है। न्यूमेरिकल वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो परसेंटेज आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो M/10 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, M/10 डेसीमोलर, ओके डेसीमोलर, M/10 मतलब डेसीमोलर। M/10 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 potassium ferrocyanide is 50% dissociated. Oh, is 50% dissociated, मतलब अल्फा दे दिया 50%, is 50% dissociated. ओके अल्फा की वैल्यू किस में दी गई 50% में दी गई है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया है T इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अपन सारा काम केल्विन में करते हैं, तो केल्विन वैल्यू बेटा 27 प्लस 273 कितना आ गया 300 केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना डिसोसिएट हो गया, कितना 50%। क्वेश्चन कह रहा बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, मतलब नया ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पाई निकालना है। क्या निकालना है बेटा पाई। चलिए अल्फा कितना दिया, अल्फा इक्वल टू 50%, 50% को न्यूमेरिकल वैल्यू बदलो यानी 50/100, बोले तो 1/2, बोले तो 0.5, ये आ गया। ये तो अल्फा निकला है, बट अपन को क्या चाहिए आई के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा कंसंट्रेशन वाला। ओके तो वही होगा K4FeCN6, टूट गए हम टूट गए। ओके कैसे टूटे 4K प्लस FeCN6 माइनस 4, समझ गए। टाइम T इक्वल टू 0, लड़ाई के पहले हम एक थे, तुम तो थे ना, लड़ाई हुई तो हमारे टूटे अल्फा
हम बचे 1 माइनस अल्फा, तुम टूटे 4 अल्फा और अल्फा यानी 5 अल्फा। ठीक है बेटा। तो भाई आई क्या सिखाया सर ने? आई सिखाया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर लड़ाई 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 माइनस 4 अल्फा अपॉन 1 तो कोई लिखता ही नहीं है। आई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा। बेटा अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.5, सो आई इक्वल टू 1 प्लस 0.5 कितना आ गया? 1.5। ओ सर क्या कर रहे हैं, 4 तो छोड़ दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो 4 5 20 यानी कि 2 आया, और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। आई इक्वल टू कितना आ गया? मतलब जो भी प्रेशर है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब 3 गुना होकर के निकलेगी। खैर अपन को तो प्रेशर पुराना दिया ना था, अगर दिया होता 3 ATM तो आंसर आ जाता नया वाला 9 ATM, बट दिया ही नहीं है, अपन को तो पूरा प्योर प्रेशर निकालना है। चलो भाई प्योर प्रेशर, पाई का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल R कैपिटल T, यही होता है ना भाई, यही तो निकालना है। कैपिटल M कैपिटल R कैपिटल T और मल्टीप्लाई बाई I, मल्टीप्लाई बाई I, मोलरिटी। देसी देसी ना बोलिया कर सोल्यूशन। ओके 1/10 देसी मोलर, देसी देसी 1/10 देसी मोलर, 0.1 भी बोलते हैं। आर 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 कितना होता है सर? बुला दिया आर ने, 0.0821 कुछ ऐसा आया था ना, याद करो। 0. कितना था? 0.0821। यस। टेम्परेचर केल्विन में 300 300 300 300। आई की वैल्यू कितनी? 3। आई की वैल्यू 3। ओके आई की वैल्यू 3। पुट करो, वैल्यू निकालो, सॉल्व करो इसको। प्रेशर को किस में आता है? ATM में। सॉल्व करो बेटा, आंसर आ रहा है 7.389 ATM, 7.389 ATM। नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस सॉल्यूट टेट्रामेराइजेस, मतलब एक सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट ए टेट्रामेराइजेस इन वाटर, एक सॉल्यूट है उसका टेट्रामेराइजेशन हो रहा है। एक सॉल्यूट है, टेट्रामेराइजेशन मतलब क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया कि एसोसिएटेड हो गया? अरे डिसोसिएट, टेट्रामेराइजेशन में डिसोसिएट क्यों होगा भाई? एसोसिएट होगा। ए सॉल्यूट कैपिटल ए टेट्रामेराइज इन वाटर अप टू 80%। कितने परसेंट तक? 80% तक ये जो सॉल्यूट है ये टेट्रामेराइज हो गया है, मतलब अल्फा अपन को दिया गया है 80%। 80% तक ये एसोसिएट हो गया है अल्फा। सर अच्छा लिखो ना, अल्फा इक्वल टू 80%। ये हो गया। आगे पढ़ रहा हूं। इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए, मतलब जो सॉल्यूट की मास दी गई है दैट इज 2.5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम। मोलैरिटी नहीं है भैया, ये मास है, मास नहीं मोलैरिटी समझ लो, मैंने मास ही लिख दिया। स्लाइड ज्यादा आ रही क्या? ओह अब सही है। तो मास कितना भाई? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का मास कितना है? सॉल्वेंट का मास दे रखा है मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इसको घोलता हूं। ओके, वाटर प्रोड्यूसेस ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा डिप्रेशन मतलब टेम्परेचर का चेंज कितना है? 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का चेंज चाहे सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, बात एक ही होती है, दैट इज इक्वल टू 0.3 केल्विन। 0.3 केल्विन समझ में आ गया। KF वाटर के लिए जो फ्रीजिंग एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन, दैट इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। आपको फाइंड करना है, फाइंड मोलर मास ऑफ
ए। ये जो आपने सल्यूट लिया है इसका मोलर मास फाइंड करना है, समझ गए? तो बेटा आपको क्या चाहिए है, आपको अल्फा तो दिया गया है 80%, 80% अल्फा मतलब 0.8, अल्फा आपको दिया गया है 0.8। आपको फाइंड करना है कि मोलर मास क्या होगा। कहाँ से क्वेश्चन उठेगा? यहाँ से उठेगा डेल्टा टी एफ से, क्योंकि सारे विवाद की जड़ तो यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो उठाता हूँ क्वेश्चन। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है बेटा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी इंटू नया जमाना है आई, समझ गया ना? मोलैरिटी इंटू आई। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, तो डेल्टा टी एफ कितना दिया है बेटा? 0.3। कहाँ है सर? ये है टेम्परेचर है ना, डिप्रेशन इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये आ गया। के एफ 1.86 मोलैरिटी। सावधान, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। बेटा सॉल्यूट का मास कितना दिया है? 100 ग्राम, तो 100 ये मैंने रखा, ग्राम है तो बेटा अपॉन में 1000 भी आएगा। बोलो यस। अब नंबर ऑफ मोल्स को बदल दो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना बेटा? 2.5 ग्राम, 2.5, और मोलर मास मान लिया मैंने कितना बेटा? x, 2.5 अपॉन कितना? x। लिखने का तरीका थोड़ा अजीब है, संभाल लेना बेटा आप लोग है। 2.5 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई आई का पता नहीं है, आई पता लगाते हैं। चलिए आई का पता लगा लेते हैं। क्लियर हुआ? क्या हुआ भाई? टेट्रामराइजेशन वाला केस है। कैसा केस है? तो मान लेते हैं अपने पास जो सॉल्यूट रहा है वो कुछ ऐसा रहा होगा, A4 रहा होगा, और टेट्रामराइज होके क्या बन गया बेटा? 4A। सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? 4A का A4 बनता है कि A4 का 4A बनेगा? हाँ, A4 का 4A। अच्छा गलत बोल रहे हो, 1 मोल से 4 मोल में कन्वर्ट हो रहा, तो काय का टेट्रामराइजेशन? समझ गए ना? 4A से क्या बनेगा? A4। याद आया नहीं आया? कैसे भूल जाते हो यार? 2CH3COOH, CH3COOH का डाइमराइजेशन याद करो। तो 2 आगे था तो 2 पीछे लग गया, तो यहाँ पे 4 आगे तो 4 पीछे जाएगा ना, भूलना नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट होता है। तो ये हो गया। आ जाओ लड़ाई करते हैं। स्टार्ट में t इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल? 1, इसके कितने? 0। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आ करके इसके कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने बचे बोलो? नहीं है समझ में? 1 मोल पे 4 पे 1 बनते हैं, तो 1 पे 1/4, तो अल्फा पे अल्फा बाई 4 बनेंगे, ठीक है ना? अल्फा बाई 4। नाउ क्या करना है भाई? आई निकालना है सर जी। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4, सो आई इक्वल टू 1 माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा बाई 4। बोलो आया समझ में? ठीक है ना? 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4, ये आ गया आई। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा इस क्वेश्चन में आपको? 0.8। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8 पुट कर दो। सो आई इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 अपॉन 4, आई इक्वल टू 1 माइनस 3 8 24, तो 2.4 अपॉन 4। बेटा काटो, 0.6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 0.6। आई इक्वल टू 1 माइनस 0.6 कितना आ गया? आई की वैल्यू 0.4। देखो 1 से लेस आ रही है, आई की वैल्यू 1 से लेस आ रही है ना? तो 1 से लेस आ गई मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एसोसिएशन। क्या हुआ? एसोसिएशन। आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे 0.4। मैं रफ कर दूं? आई की वैल्यू 0.4 रफ कर दो बेटा सॉल्व, और सब कुछ सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो एक्स इक्वल टू आएगा 62 ग्राम। नोट कर लो, एक्स इक्वल टू 62 ग्राम इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 62 ग्राम। तो भैया लोगों और बहन लोगों, ये है अपनी प्रैक्टिस। किस पर बेस्ड? क्या पढ़ा गया आज? पॉइंट ऑफ वेक्टर, है ना? और उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसे ही रहते हैं। प्रैक्टिस करो खूब, अल्फा और आई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? मस्त से प्रैक्टिस करते जाओ। अब आगे अपना छोटा सा टॉपिक है 15-20 मिनट का, जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास, है ना? एबनॉर्मल मोलर
मास। चलिए, अगर आप पढ़ते पढ़ते एबनॉर्मल ना हुए हों तो आप पढ़ सकते हैं, यदि हो गए हैं तो वीडियो को बाद में रिज्यूम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन का क्या, अपन तो पहले ही से एबनॉर्मल है। चलो बच्चों, तो लिखो एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर मास भी मिल जाता है, कुछ बुक्स में देखा है मैंने, तो अरेंज कर लेना, मोलर की जगह मॉलिक्यूलर कर देना, फीलिंग वही रहेगी। चलो देखो यार बच्चों, होता क्या है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ही करके चलो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो होता क्या है, जैसे मैं एसोसिएशन से सिखा रहा हूँ तुमको, बेटर समझ में आएगा एसोसिएशन से। ठीक है, एसोसिएशन में ये देखो कि इससे फीलिंग ज़्यादा बढ़िया बनेगी। आपके पास CH3COH है, ठीक है, CH3COOH के 1 मोल का मास लिया गया, 1 मोल का मास, क्योंकि सोल्यूशन से यदि कोई क्वांटिटी निकाली गई 1 मोल तो उसका मास लिया जाता है CH3COH। और ये बेंजीन मीडियम में, बेंजीन सोल्यूशन में 100% एसोसिएट हो जाता है, इसका 100% एसोसिएशन होता है। और क्या बनाता है अपना डाइमर, क्या बनाता है अपना डाइमर। तो डाइमर कैसा बनेगा भाई, CH3COH का डबल फॉर्मूला बना दूं, जो ऐसा बनता है CH3C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, डग 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 डग, कार्बन। बोलो समझ में आया बच्चों? यस। तो यहाँ पे आपका जो 1 मोल का मास, 1 मोल का मास या मोलर मास जो एक्सेप्ट किया गया था, वो कितना एक्सेप्ट किया गया था बेटा, 60। 1 मोल का मास 60 ग्राम एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता ना, ये एक्सपेक्टेड था। समझ गए ना, ये हमने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य सिचुएशन में हमने इसका मान के चला था कि भैया जो मोलर मास है ये कितना आएगा इसका, 60, 1 मोल का CH3COH का। परंतु जब सॉल्यूशन में निकाला गया तो क्या सीधे बाहर निकलेगा एसोसिएशन होने के बाद, डाइमर। भाई यहाँ पर यदि इसके पहले आप निकालोगे अकेले तो यह तो आपका मोनो कंपाउंड निकलेगा, 1 मोल निकलेगा इसका। बट सॉल्यूशन में जब आपने निकाला तो आपका क्या, एक पूरी यूनिट निकल कर आएगी डाइमर की। और डाइमर का जो ऑब्जर्व्ड मास पाया गया वो कितना पाया गया बेटा, 120। क्या पाया गया? अब आप थोड़ा सा ट्रिक तो लगा सकते हो कि 60 से सर जस्ट 120 पे गाड़ी पहुंच गई, मतलब काय का मल्टीप्लाई किया, 2 का। बोलो यस और नो। 60 से 120 पे गाड़ी पहुंच गई है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, या यहां से वापस देखो तो कितना किया है, 1/2 का मल्टीप्लाई। अरे 120 से 60 आने के लिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 का। और आपको याद होगा कि जब ये केस होता था डाइमराइजेशन का तो आई की वैल्यू कितनी आती थी बेटा, हाफ आती थी, नहीं आती थी। तो इस हाफ को यदि मैं बनाना चाहूं तो मैं हाफ को क्या लिख सकता हूं, यदि अभी मैं ट्रिक बना रहा हूं तो मैं हाफ को क्या लिख सकता हूं, मैं हाफ को लिख सकता हूं 60/120। बोलो यस और नो। हाफ मतलब 60/60 क्या था बेटा, 60 था कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मोलर मास। बोलो यस की नो। कैलकुलेटेड मोलर मास, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। सब कुछ मोलर में ही चल रहा, हेडिंग चेंज करो, एबनॉर्मल मोलर मास, सब मोलर में ही चलेगा। यस,
ये क्या था बेटा? कैलकुलेटेड मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास कह लो। और ये जो है 120, ये क्या है? ऑब्जर्व्ड है, पाया गया ऐसा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो एक नया फॉर्मूला निकल करके आया कि कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास 1/2 क्या था बेटा? आई। क्या है ये? हाँ, तो कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो गया? आई। क्लियर हो गया? ये जो ऑब्जर्व्ड है ये बदल गया ना कि नहीं बदला? इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो ये बेटा अपने पास आ गया है एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई का मतलब क्या होगा बेटा? आई का फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, या उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, या इसी को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास तो मैं बार बार लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो लिखो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। समझ में आया ना? इसी केस का यदि मेरे को एबनॉर्मल निकालना होता तो मैं क्या निकालता? एबनॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई आई। नॉर्मल मास कितना था बेटा? 60, और आई की वैल्यू डाइमराइजेशन परफेक्ट के केस में क्या होती है? 1/2। 2 पलटी मार के ऊपर आएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर कितना बेटा? 120। कंफ्यूज तो नहीं होना? बना दिया ना फॉर्मूला? तो ये बन गया आई का फॉर्मूला। ठीक है ना? अब चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। ये तो मैंने अभी एसोसिएशन में आपको दिखा दिया ना। अब आप इसी चीज को डिसोसिएशन में देखो। एसोसिएशन में बेटा इस चीज की बड़ी मस्त फीलिंग आती है, बट डिसोसिएशन में इसकी अच्छी फीलिंग नहीं आती है, थोड़ी सी अजीब सा लगेगा आपको, है? चलो आ जाओ, झेलते हैं। लिखो इन डिसोसिएशन, इन डिसोसिएशन। चलो ले लो NaCl, ले लो NaCl, साल्ट सॉल्यूशन, एक्वस, सब कुछ एक्वस है, एक्वस। ठीक है, 100% हमने डिसोसिएशन कराया तो बन गया Na+ और Cl-। देखो फीलिंग ये डेवलप करोगी जैसे तुमने पहले NaCl का मोलर मास कितना था? NaCl का जो मोलर मास था बेटा 58.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास को लिखा जाता है 58.5 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतने। ऐड करके देख लो, वही आएगा। 23 सोडियम का और क्लोरीन का कितना? 35.5। कितना आ गया? 58.5। ये एक मोल का है भाई। आपने सबसे छोटी जो क्वांटिटी निकाली, एक मोल आपने निकाला, ठीक है ना? तो आपको पास आ गया मास कितना? 58.5। अब ये सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद आप निकाल रहे हैं तो कुछ क्लोरीन आएगा हाथ में और कुछ सोडियम आएगा, कुछ क्लोरीन आएगा और कुछ सोडियम आएगा। समझ गए ना? तो हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि इसमें इसका बीच का आधा आधा कर दो बेटा। 58.5 का 58.5 का कितना हो गया बेटा? 29.5। 58.5 का लगभग आधा कर दो, कितना? 29.25। ये भी प्रेजेंट होंगे और 29.25 लगभग ये भी प्रेजेंट होंगे। समझ गए ना? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 100% डिसोसिएशन हुआ है, तो लगभग इसका मास होगा 29.25 इस आयन का, और इस आयन का मास भी होगा कितना? 29.25। तो ये नॉर्मल केस था। ये कौन सा केस था बेटा? लेफ्ट वाला नॉर्मल, ऐसी को कैलकुलेटेड बोलते हैं। और ये कौन सा बेटा? ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल। समझ में आया ना? एबनॉर्मल।
तो यदि यहां मैं बताऊं अपना I की वैल्यू, I की वैल्यू मैंने क्या बताया, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो बेटा I कितना आएगा, देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास 58.5, बोलो हाँ, अपॉन एबनॉर्मल में जो एक स्पीशीज का मास कितना आ रहा है 29.25, जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है 29.25। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पहले भी I इक्वल टू 2 आया था कंप्लीट डिसोसिएशन का, समझ गए ना? तो क्या समझ में आ रहा है इस लॉजिक को लेकर के? इस लॉजिक को लेकर के ये समझ में आ रहा है कि यदि हम I के कंसेप्ट का यूज नहीं करते हैं, देखो I का कंसेप्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि I का कंसेप्ट क्या कहता है, I का कंसेप्ट कहता है कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। बोल बेटा यस। तो यहां से एबनॉर्मल मास कितना आ जाएगा, एबनॉर्मल मास जो आएगा दैट इज इक्वल टू नॉर्मल अपॉन I आएगा। यहाँ पे नॉर्मल कितना है बेटा, नॉर्मल मास था बेटा 58.5, अपॉन कर दिया कितना 2, तो कितना आ गया 29.25। मतलब यहाँ पे मैंने I के कंसेप्ट का यूज करके, यहाँ पे मैंने I के कंसेप्ट का यूज करके एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लिया, एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लिया। एक तो I के कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप I के कंसेप्ट का यूज नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट यूज I कंसेप्ट ऑफ I एंड कैलकुलेट मोलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए मोलर मास कैलकुलेट करते हो, समझ गए ना? तो उस समय जो मोलर मास आएगा दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब आप यदि इस साइड का निकालेंगे एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके, आप इस तरफ का मास निकालेंगे तो इस तरफ का मास आपको ये थोड़ा ना मिलेगा, जैसे डाइमर में इकट्ठे हो गए थे ऐसे यहाँ पे टूट गए हैं, समझ गए? तो जैसे ये एक मोल एंटिटी आ गई थी, इसका फिक्स मास आ गया था, वैसे यहाँ पे इसका कुछ फिक्स नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, समझ गए ना? तो ये जो मास आएगा इस तरफ का, इसको बोलेंगे क्या, ये इधर का जो मोलर मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। तो लिख लो बेटा कॉपी में, if we do not use I, ठीक है ना, मतलब want of factor, I का मतलब want of factor, and calculate molar mass using colligative properties formula, and calculate molar mass using colligative properties formula, और कॉलिगेटिव फॉर्मूले प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले का यूज करके हम मोलर मास निकालते हैं, फॉर्मूला। then the molar mass comes out to be abnormal molar mass। तो जो मोलर मास निकलेगा वो कहलाएगा abnormal molar mass। ठीक है बच्चों, तो लिख लो बेटा I की वैल्यू यही मास वास के टर्म्स में। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, क्या निकला, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। यस, लिख लो यहाँ पे, अभी याद दिलाने के लिए लिख लेता हूं ऊपर, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, देखो बेटा I क्या था, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ये। तो I इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation or association, and what is this, this is total number of moles of solute
बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। समझ में आया? देन उसके बाद एक चीज हमने और निकाली, हमने क्या निकाला? आई इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी पाई गई और जितनी होनी थी उसका रेशियो। समझ में आया? ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अपन एग्जांपल ले लेते हैं डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी इक्वल टू हो गया केबी इंटू एम, टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। सो डेल्टा टीबी ये क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू केबी, एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस, ओह यस 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 यस, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है बेटा? डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस तो बोलो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या? केजी। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। समझ गए ना? जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साफ लिख सकते हो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से दिख रहा है कि जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोले यस और नो? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोले यस और नो? अब देखो, तो मास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यदि ये फॉर्मूला बनाओगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो आ रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मास सामने आएगा कि नीचे आएगा? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग मास आएगा न्यूमरेटर वाले का कहाँ जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग मास डिनोमिनेटर में। तो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नहीं है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ऑब्जर्व्ड मोलर मास, अरे मतलब बेटा ऑब्जर्व्ड ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली है ना, तो अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो मोलर मास नीचे। और ये क्या आएगा बेटा? कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास। बोलो बेटा क्या चल रहा था? आई का एक इक्वल था ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव का ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे आएगा और कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर आएगा। समझ में आया ना बेटा? कैलकुलेटेड मोलर मास को ही क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोलर मास। देखो हो रहा प्रूफ। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। तो एक लाइन और लिख लो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो थोड़ा याद रखना है ये वाला, क्योंकि सब में ऑब्जर्व्ड ऊपर आया, नॉर्मल नीचे आया है, मगर मोलर मास वाले में, एबनॉर्मल वाले में एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें उल्टा चला है। एबनॉर्मल नीचे आया है और नॉर्मल ऊपर आया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ना? सो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। एनी प्रॉब्लम? तो भैया ये थी आज की पूरी लेक्चर। मैंने बहुत मेहनत करके और आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से वीडियो पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।